स्टूडेंट्स, बिहार के होनहार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो भूगोल है उसका इकाई 1 का खंड क में जो पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग बिहार बोर्ड के अंतर्गत का है। भारत संसाधन एवं उपयोग का सारे प्रश्नों को आज हम देखेंगे। अभ्यास प्रश्न, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में आपका पहला क्या है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो ऑप्शन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है या अजैव संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जिसे हम एक बार उपयोग कर लें तो उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाए, पुनः उपयोग करने के लिए ना बचे। जैसे में जीवाश्म ईंधन, उसका उदाहरण क्या हो गया? जीवाश्म ईंधन में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, जिसको हम उपयोग कर लेने के बाद पुनः तुरंत हम उसको बना नहीं सकते हैं। फिर नवीकरणीय संसाधन में क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन आप जानते होंगे कि बार बार जो नया हो जाए। अनवीकरणीय जो बार बार नया ना हो, अनवीकरणीय जिसको हम नया नहीं कर सके। नवीकरणीय संसाधन जो हमें बार बार नया जो हो जाए, पुनः पूर्ति योग हो जाए। तो नवीकरणीय संसाधन क्या हो गया? सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, जल कभी ना समाप्त होने वाली चीज़ें हैं, पवन ऊर्जा वगैरह हो गया नवीकरणीय संसाधन। जैव संसाधन आप जानते होंगे, जीव जंतुओं से जुड़े हुए जो संसाधन होते हैं उसे हम कौन सा संसाधन कहते हैं? जैसे में पेड़ पौधे, जीव जंतु। अजैव संसाधन निर्जीव पदार्थ, जितने भी भौतिक चीज़ें हैं जो हम उपयोग करते हैं वो अजैव संसाधन हो गया। तो अब इस से आपको पता चल गया होगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि एक बार उपयोग कर लेने के बाद इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, है ना। दूसरा क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा में ऑप्शन देखेंगे, मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य है या अजैव है या अचक्रीय है। तो कौन सा होगा? पुनः पूर्ति योग्य। क्या सौर ऊर्जा मानवकृत है? मानव ने बनाया इसे? तो नहीं। क्या पुनः पूर्ति योग्य है? तो हाँ। पुनः मतलब फिर से पूर्ति हो जाए, जो हमें बार बार पूर्ति हो जाए, जिसकी पूर्ति बार बार होती रहे। तो सूर्य की ऊर्जा हमें प्रत्येक दिन मिलती है ना। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अजैव है? नहीं। अचक्रीय है? नहीं। अचक्रीय मतलब क्या होता है? जो एक बार समाप्त हो जाए तो फिर उपयोग में ना ला सकें जिसे। तो क्या सौर ऊर्जा समाप्त होने के बाद उपयोग में नहीं लाया जा सकता? तो लाया जा सकता है। तट, तीसरा क्वेश्चन है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोले या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, नाम देखकर घबराना नहीं है कि अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है। एक नाम रख दिया गया है। मान लीजिए कोई देश है, जैसे हमारा ये भारत देश है, तो जानते होंगे कि भारत का जो इधर का क्षेत्र है वो समुद्र है ना। इसके तट से 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र, जिधर भी इसका तट है उससे 200 नॉटिकल मील, इधर भी 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है वो भारत जो है उपयोग कर सकता है अपने आर्थिक क्रियाओं के लिए, अनुसंधान के लिए, आर्थिक लाभ के लिए। इतना दूर तक का क्षेत्र भारत उपयोग कर सकता है। इसके बाद का क्षेत्र जो, मान लीजिए यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर है, तो 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील मतलब एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। अब नॉटिकल मील क्या होता है? नॉटिकल मील मतलब होता है समुद्री मील। समुद्र की दूरी मापने के लिए हम नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। नॉटिकल मील, समुद्री मील मतलब समुद्र की दूरी मापने के लिए हम नॉटिकल मील का उपयोग करते हैं। नॉटिकल मील बोलिए या समुद्री मील बोलिए। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो 200 नॉटिकल मील बराबर कितना हो जाएगा? 370 किलोमीटर, है ना। तो भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि 200 नॉटिकल मील, यानी भारत अपने सीमा से, इस अपनी तट रेखा से 370 किलोमीटर तक का क्षेत्र या 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र का आर्थिक क्रियाओं में, अनुसंधान में उपयोग कर सकता है। समुद्र के अंदर से विभिन्न क्रियाओं को किसी भी कार्य के लिए उपयोग में ला सकता है। वही क्षेत्र कहलाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। कितने सीमा तक? 200 नॉटिकल मील, है ना।
कोयला किस प्रकार का संसाधन हमने देखा, अनवीकरणीय। हमने देखा सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन, पुनः पूर्ति योग्य। फिर है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे, संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। डाकुओं से ही लगता है कि लूट मार की स्थिति आ रही है ना। डाकू का मतलब ही हो गया कि लूटने वाला आदमी। डाकुओं की अर्थव्यवस्था मतलब कि वो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लूट मार हो रही है। मतलब हम मानव इतने लालची हैं कि किसी भी संसाधन को अपने उपयोग के लिए, दूसरों के लिए ना सोचते हुए अपने लिए हम जमा करने में लगे हुए हैं। तो वही कहलाती है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। दूसरों के बारे में ना सोचकर किसी भी आर्थिक चीज़ों को, किसी भी संसाधन को अपने लिए ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, बिना सोचे समझे खर्च करना ही कहलाता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो कहता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो संसाधन संग्रहण करना सही है, लूट मार करना सही नहीं है, ये नहीं होगा। डाकुओं की अर्थव्यवस्था संसाधनों के अनियोजित विदोहन से ये होगा। अनियोजित मतलब बिना सोचे, अनियोजित मतलब बिना सोचे समझे, बिना योजना बनाकर। अब विदोहन करना मतलब क्या होता है, विदोहन करना मतलब जरूरत से ज़्यादा खर्च करना, विदोहन करना। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था यही सेट होती है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से, है ना। अनियोजित मतलब बिना योजना बनाए। हम कोई काम को अगर बिना योजना बनाकर करेंगे तो वो कहलाएगा अनियोजित, और वो काम सही भी नहीं होगा। और विदोहन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का दोहन कर लेना, खर्च कर लेना। तो यही इसका आंसर होगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। संसाधनों के नियोजित दोहन से डाकुओं की अर्थव्यवस्था नहीं होगी, वो अच्छी अर्थव्यवस्था होगी। और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। लास्ट क्वेश्चन आपका अभ्यास प्रश्न में है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय संपदा क्या होती है, किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत। मान लीजिए भारत का मैप मैंने बना दिया, अब राजनीतिक सीमा क्या होती है इसको हम समझेंगे। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। समुद्री क्षेत्र में, समुद्री क्षेत्र भारत का दक्षिण का क्षेत्र क्या है, समुद्री क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा क्षेत्र तक, राजनीतिक सीमा क्या हो गया, जो हमारी ये जो हम मैप देखते हैं भारत का, ये हमारी राजनीतिक सीमा हो गई। इस सीमा तक देखिए, जो स्थल सीमा है यहाँ तक हमारी ज़मीन खत्म हो गई, समाप्त हो गई, यहीं तक हमारा अधिकार है। लेकिन जब हम समुद्री सीमा में आते हैं तो समुद्री सीमा में हमारी जो राजनीतिक सीमा है वो यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। हमारा अधिकार यहाँ से लेकर 19.2 किलोमीटर तक है। यहाँ तो हमारा अधिकार, यहाँ पाकिस्तान शुरू हो गया तो यहाँ तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन समुद्र में हम 19.2 किलोमीटर तक हम अपनी संपत्ति मानते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। यही कहलाता है समुद्री क्षेत्र में, जो हमारा इधर भारत का समुद्री क्षेत्र है में राजनीतिक सीमा क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा कितना दूर तक निहित है, तो 19.2 किलोमीटर तक भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। ये क्षेत्र जो था वो राष्ट्रीय संपत्ति नहीं है, ये है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यहाँ तक भारत जो है वो अपनी आर्थिक क्रियाओं को कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है, खोज कर सकता है। और ये जो हो गया भारत की अपनी संपत्ति हो गई, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आ गया ये क्षेत्र, 19.2 किलोमीटर तक का क्षेत्र। ठीक है, तो आपका अभ्यास प्रश्न सारा हमने क्लियर कर दिया।